अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 3। अस्सलाम वालेकुम रिजवाबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने उनके करीब जाते हुए सब पर मुश्तरका सलामती भेजकर जज्बा को देखा था, जो उसे वहाँ देखकर न सिर्फ हैरान हुई थी बल्कि उसके उनके लंच में खलल डालने पर उसे मिनाम पर गुस्सा भी आया था। वलीद और अतीका तो उसके बारे में जानते थे, मगर अहाद दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जो सुर्ख पर्दा और खुशी से दमकता चेहरा लिए सफ़ेद यूनिफॉर्म में कांच की गुड़िया ही लग रही थी। और मिल्हान जो तब से सर झुकाए खामोशी से खाना खा रहा था, उसने इस रस घुलती चहकती आवाज़ पर सर उठाकर उसे जानब देखा और कुछ पल के लिए मिल्हान बेग की निगाह उस पर जमी रह गई थी। गोरी सुर्ख होती रंगत, गहरे भूरे रंग की बड़ी बड़ी दिलकश आँखें, छोटी सी पतली सी नाक, हल्के गुलाबी भरे भरे लब, मासूम सा दमकता चेहरे की हामिल वो लड़की बेहद दिलकश थी कि कोई एक बार उसे देखता तो पलटकर बार बार देखने की ख्वाहिश करता। पसीने के बायस उसकी ढीली चुटिया से कुछ बाल निकलकर उसके गर्दन और माथे पर चिपक गए थे। 5 फीट की वो लड़की उम्र में 17-18 साल की लगती थी, जो ज़्यादा मोटी नहीं थी। देखने में वो 45 से 50 किलो वज़न की हामिल ही लगती थी। अहाद ने मिल्हान की उस पर जमी नज़रें देखकर उसे कोहनी मारी तो वह होश में आया और होश में आते ही सूरज से निगाहों का जाविया बदल गया। रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आते हैं मिनाम, तुम अगर यहाँ आ ही गई थी तो मुझे डिस्टर्ब करना ज़रूरी था। जज्बा का लहजा नागवारी लिए हुए था, जिस पर जहाँ मिनाम का रंग शर्मिंदगी से जर्द पड़ा था, वहीं अहाद और मिल्हान बेग को उसका यह अंदाज़ नागवार गुजरा था। जबकि अतीका और वलीद उसके मिनाम से इस लहजे में बात करने के अंदाज़ के आदी थे। उन्हें भी जज्बा का ये अंदाज़ पसंद नहीं था, मगर जब भी वो उसे टोकते तो वो उन्हें ये कहकर चुप करवा देती कि वो अपने ज़ाती मामलात में किसी की दखल अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करती, जिसके बाद उन्होंने उससे कुछ कहना भी छोड़ दिया था। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जीती जागती बारबी डॉल देखी है। वैसे ही प्यारी सी बारबी डॉल है कौन? अहाद ने जज्बा की बात का असर ज़ाहिर करने को मिनाम को मुखातिब किया तो वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई, मगर ये मुस्कुराहट बेहद फीकी थी, जिसे अहाद ने बखूबी महसूस किया था। मिल्हान अलबत्ता अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वह जज्बा के इसरार पर हामी भरने के बाद यहाँ उनके साथ लंच करने के लिए आया था, वरना उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो जज्बा से हामी भर चुका था और वो अपनी बात से कभी पलटता नहीं था। मैं मिनाम मुग़ल हूँ, हबीब मुग़ल की बेटी और वहाब मुग़ल की भतीजी। मिनाम ने अपना तारुफ करवाया। ओह, यानी आप जज्बा की कज़न सिस्टर हैं? अहाद ने इस्तफसार किया तो वह सर हिला गई। तुम किसके साथ आई हो मिनाम? जज्बा ने अहाद को मिनाम से बातें करता देखकर सपाट लहजे में पूछा। वो नहीं चाहती थी अहाद की तरह मिल्हान भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो, जिसकी खूबसूरती से वो हद दर्जे ख़ाइफ रहती थी। वो ख़ुद भी बेहद खूबसूरत थी, मगर मिनाम खूबसूरत होने के साथ साथ मासूमियत का गहरा तासुर लिए हुई थी, जो उसको मज़ीद दिलकश बनाता था, जबकि जज्बा तीखे नए नखुशियाँ हामिल लड़की थी। मेरे साथ, जवाब मिनाम की जगह महमूद ने दिया था, जो अब मिनाम के पहलू में खड़ा था। भाई? जज्बा उसे देखकर बौखलाई थी, जो अचानक न जाने कहाँ से नमूदार हुआ था। कैसे हैं मुन भाई? वलीद उठकर गर्म जोशी से उससे मिला था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो वलीद से मिलकर हल्के फुल्के लहजे में हाल अहवाल पूछने लगा। हमारा तारुफ नहीं करवाएंगी मिस जज्बा? अहाद ने खामोश बैठी जज्बा को मुखातिब किया, जो मैमून को देख रहा था। ये मेरे बड़े भाई हैं मैमून मुग़ल, और भाई ये अहाद और मिल्हान हैं, मेरे फ्रेंड्स। जज्बा ने खड़े होते उनका तारुफ करवाया तो अहाद खड़ा होकर मैमून से मिला। मिल्हान ने भी संजीदगी से अपना फ़ोन जेब में रखा और फिर मैमून की तरफ मुड़ा। मिल्हान बेग? मैमून को खुशगवार हैरत हुई थी। कैसे हैं आप मिस्टर मून? मिल्हान ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं बिल्कुल ठीक, मुझे मालूम नहीं था कि तुम जज्बा के दोस्त हो, मैमून ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता था कि आप मिस जज्बा के भाई हैं, मिल्हान ने रस्मी अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? जज्बा ने हैरत से पूछा। बाकी सब भी हैरत में मुब्तला थे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बिज़नेस के हवाले से जानते हैं।
मिल्हान स्टडी के साथ अपने डैड के साथ ऑफिस भी देखता है और हमने कई मीटिंग्स एक साथ अटेंड की हैं। और मिल्हान के बाबा हमारे बाबा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, महमूद ने खुशदिली से बताया। सामने खड़ा लड़का उससे 5 साल छोटा था मगर ज़हानत में उससे दोगुना आगे था और वो मिल्हान बेग की ज़हानत का कायल था। दैट्स ग्रेट, अब तो हम पक्के वाले दोस्त हो गए मिल्हान, जज्बा ने पुरजोश होकर कहा था, जिस पर वह एक बार फिर मुस्कुराया था। उसकी महमूद से अच्छी गपशप थी, तभी वो जज्बा की बात पर कुछ नहीं बोला था। मुझे भूख लगी है, उन सबको बातें करता देखकर मिनाम महमूद के कान में फुसफुसाई थी, मगर उसकी ये सरगोशी मिल्हान वाज़ेह तौर पर सुन चुका था, जिस पर वो ज़रे लब मुस्कुराया था। आप हमें ज्वाइन कीजिए, मिल्हान ने महमूद को मुखातिब किया तो वो सर हिलाता उनके साथ ही बैठ गया। ये फैमिली टेबल था, तभी वो सब सुकून से अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। महमूद ने अपना ऑर्डर भी यहीं पर लगवा लिया था। महमूद और मिल्हान मुसलसल बिजनेस की बातों में मसरूफ़ थे, जिसमें बाकी सब भी अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे कि वो सब आगे जाकर बिजनेस ही ज्वाइन करने वाले थे। मगर चूँकि मिनाम इन सब बातों से ना बलती तो खामोशी से खाना खाने में मशगूल थी। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए थे, जबकि बाकी सब वापस यूनिवर्सिटी लौट गए थे, जहाँ उन्हें मज़ीद एक और लेक्चर अटेंड करना था। वो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी, मगर उसे घर में कोई भी नज़र नहीं आया। वो किचन में आई तो वहाँ खाने को कुछ नहीं था। जनाजा होने के बाद जितने मेहमान मौजूद थे वो सब चले गए थे, तभी घर खाली खाली था, मगर ना ही उसे कोई मुलाजमा नज़र आई थी, ना ही अपनी नंद और ना ही सास। अपनी गुजरी ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी को सोचते हुए वो भीगी आंखें लिए अपने लिए खाना बनाने लगी, मगर जब ज़्यादा देर खड़ी ना रह पाई तो ब्रेड पर जैम लगाकर जूस के साथ खाने लगी। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था, यही वजह थी कि उसे बेहद कमज़ोरी हो रही थी और रही सही कसर उसकी बिगड़ी तबीयत ने निकाल दी थी। ब्रेड खाकर और जूस पीकर उसने किचन से बाहर कदम रखा तो अपनी जगह पर रुक गई। सामने ही उसकी नंद और सास सोफे पर बैठी थी। उसकी सास आंसू बहा रही थी, जबकि नंद उन्हें हौसला दे रही थी। उठ गई तुम? उसकी नंद ने कड़े लहजे में पूछा था, जबकि उसके नफरत भरे लहजे पर उसकी आंखों में फिर से नमी उमड़ने लगी। वो मैं उसने अभी कुछ कहना ही चाहा था जब उसकी सास ने उसकी बात काटी। ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो और जाकर दोपहर के खाने का इंतज़ाम करो। अब से पूरे घर का काम तुम करोगी, 3 वक्त का खाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई, सब कुछ अब तुम्हें ही करना है। मुलाजमा को मैंने निकाल दिया है और हाँ, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम इद्दत में हो, और इद्दत ख़त्म होने के बाद भी मुझसे पूछे बगैर तुम अपने घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। अब जाओ, जाकर दोपहर का खाना बनाओ। उसकी सास ने हुक्मिया लहजे में कहा तो अपने आंसुओं को जब्त करती सर हिलाकर वापस किचन में चली गई। उसे ये सब करने की आदत नहीं थी, ना ही कभी किया था। सिर्फ खाना बना लेती वो भी तब जब उसका दिल चाहता था। ना ही उसके घर वालों ने कभी उसे इस काम के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब उसे ये सब करना पड़ रहा था क्योंकि वापसी का अब कोई रास्ता नहीं था। वो सारी कश्तियाँ जला कर आई थी और अब उसे यही सब सहना था, अपने सारे ख्वाब मार कर, क्योंकि जिसकी मोहब्बत में उसने ये सब किया था वो मर चुका था। अपनी सास और नंद की आंखों में वो अपने लिए बेतहाशा नफ़रत देख सकती थी, जो उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। वो भीगी आंखें लिए किचन में चली आई और फिर सब्जियां निकाल कर उनको धोकर काटने लगी। सारा सामान बनाने के बाद उसने चूल्हा जलाकर सालन बनाना शुरू कर दिया। अचानक बेध्यानी में उसने गर्म देगची को छू लिया और छूते ही बेसाख्ता चीख उठी। उसकी उंगलियों के पपूटे जल गए और देखते ही देखते सुर्ख हो गए। जलन के मारे उसका बुरा हाल था। कपकपाते हुए उसे कुछ समझ में ना आया तो उसने नल खोलकर अपना हाथ पानी के नीचे कर दिया और बेबसी और तकलीफ़ के मारे वो बेआवाज़ रोने लगी। तुम्हें किचन में आराम करने के लिए नहीं कहा था मॉम ने? अपने पीछे वो अपनी नन की तल्ख और कड़क आवाज़ सुनकर रोती हुई पलटी। मेरा मेरा हाथ जल वो अपना जला हुआ हाथ सामने करके उसे अपनी जली हुई उंगलियां दिखाने लगी, इस आस में शायद उसे तकलीफ़ में देखकर ही उसकी नन को उस पर तरस आ जाए। उसके नन ने एक नज़र उसकी बेतहाशा सुर्ख पड़ती उंगलियों को देखा और फिर चल कर उसके करीब आई। उसका हाथ थाम लिया और चूल्हे के करीब ले गई। इससे पहले कि वो कुछ समझती उसकी नन ने अचानक उसका हाथ खोल कर बेहद गर्म हो चुकी देगची से लगाया और अगले ही पल पूरा किचन उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। दर्द और जलन के मारे वो चीखती हुई निढाल हो रही थी और अपना हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी नन ने बेहद मजबूती से उसका हाथ देगची पर दबा रखा था। क्या हो रहा है ये?
اچانک کچن کے دروازے میں کھڑی اس کی ساس نے غصے سے پوچھا تو اس کی نند نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس پر وہ پاگلوں کی طرح اپنی جلی ہوئی سرخ ہو چکی ہتھیلی اور انگلیوں پر پھونکے مارنے لگی۔ کچھ نہیں مام، میں بھابھی صاحبہ کو بس یہی بتا رہی تھی کہ ہاتھ کیسے جلتا ہے، اس کی نند نے اس کی طرف دیکھ کر استہزائیہ انداز میں کہا۔ بہت اچھا کیا، آہستہ آہستہ اسے سب کچھ سکھا دینا، اور تم اس سے ابھی اونچی آواز میں رویا کرو۔ تمہاری سسکیاں اور رونا سن کر میرے دل میں ٹھنڈک اترتی ہے، اور اب جلدی سے کھانا بناؤ، اس کی ساس نے زہر خان لہجے میں کہا تو روتی ہوئی سر ہلا کر بنر کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں چلی گئیں تو اس نے کچن کے کیبنٹ سے جلے پر لگانے والی ٹیوب ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر نہ ہی کیبنٹ سے وہ ٹیوب ملی، نہ ہی فریج سے۔ بے بسی کے مارے وہ اپنے رخ جلے ہوئے ہاتھ کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر الٹے ہاتھ سے کھانا بنانے لگی۔ ایک بات اسے اچھے سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب اس کی آنے والی زندگی کبھی بھی سہال نہیں ہونے والی تھی۔ اسے اب اسی جہنم میں زندگی گزارنی تھی کہ اب اس کا اس دنیا میں اپنی ساس اور نند کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، اور جو تھا اسے شدید نفرت ہو چکی تھی، اتنی نفرت کہ وہ زندگی میں کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی اس سے اپنی پچھلی نفرت نکال رہی تھی، مگر نند، وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر وجہ چاہے جو بھی تھی، اب اسے ان دونوں کی نفرت سہنی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میمون کو ملازمہ نے شیما بیگم کا پیغام دیا تھا کہ وہ اسے بلا رہی ہیں، تبھی وہ لیپ ٹاپ بند کر کے چپل پہنتا ان کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی نظر صوفے پر بیٹھی شیما بیگم پر پڑی، جو اپنے سامنے کچھ تصویریں رکھ کے بیٹھی تھیں، جبکہ وہاب صاحب بیک گراؤنڈ سے کچھ ٹکائے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ آپ نے بلایا ماں؟ اس نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ تعجب کا شکار ہوا، کیونکہ ان کے سامنے کئی لڑکیوں کی تصویریں پڑی تھیں۔ ہاں، یہ ان میں سے کوئی پسند کر لو، شیما بیگم نے مصروف سے لہجے میں کہہ کر کئی تصویریں ایک ساتھ اس کے ہاتھ میں تھمائیں۔ میں بزنس مین ہوں، کوئی شوٹنگ ڈائریکٹر نہیں جسے ماڈلز کی ضرورت ہوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک نظر تصویروں پر ڈالی تھی جس میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت اور اسٹائلش سی لڑکی موجود تھی۔ وہاب صاحب بظاہر تو کتاب پڑھ رہے تھے، مگر دھیان کے کچھ دھاگے ان کے بیٹے سے بھی جڑے تھے۔ وہاب صاحب کو علم تھا کہ میمون کو یہ تصویریں دکھانے کا کیا مطلب ہے، تبھی وہ بھی میمون کا جواب جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ ماڈلز ہیں بھی نہیں، میں اور تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ ماشاءاللہ سے 26 سال کے ہو گئے اور یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کی۔ شیما بیگم نے اس کے جواب پر خفگی سے بتایا تو میمون کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ماں۔ میمون نے دو ٹوک انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے شادی؟ کیا ان میں سے کوئی پسند نہیں ہے تمہیں؟ شیما بیگم نے اچنبھے سے استفسار کیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خدشات میں گھری تھی کہ کہیں میمون کے انکار کی وجہ منام نہ ہو۔ ایسی بات نہیں ہے ماں، یہ سب لڑکیاں بےحد خوبصورت ہیں، بلکہ خدا کی بنائی ہر چیز خوبصورت ہے، بس بات یہ ہے کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ میمون نے نرمی سے انہیں سمجھانا چاہا۔ تو کوئی خاص وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا ابھی شادی نہ کرنے کی، آج نہیں تو کل شادی کرنی ہی ہے، تو پھر آج کیوں نہیں؟ شیما بیگم نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ کسی اور کو پسند کرتے ہو تم؟ یہ سوال وہاب صاحب کی طرف سے آیا تھا، جو اب کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان ماں بیٹے کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، اس نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ پھر کیسا ہے یہی بتا دو، وہاب صاحب نے دو بدو پوچھا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ میں پسند کرتا ہوں، میمون نے نظر جھکائے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے جواب پر شیما بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ان کا دل خدشے میں ڈوبا تھا کہ کہیں وہ وہی نام نہ لے لے جس سے وہ شدید چڑھتی تھیں۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کے بدلتے رنگ ڈھنگ ان سے چھپے ہوئے نہیں تھے، تبھی تو انہوں نے اس کی شادی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کسی اور لڑکی کے ہونے کی دعائیں کرنے لگیں، مگر ہر دعا مقبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کسے پسند کرتے ہو، وہاب صاحب نے جتاتے لہجے میں پوچھا۔ آپ کی بھتیجی کو، اس نے سادگی سے بتایا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے، مگر پھر ایک دم چونکے جبکہ شیما بیگم نے ضبط سے آنکھیں مینچیں۔ منام کو؟ وہاب صاحب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور کتنی بھتیجیاں ہیں آپ کی؟ میمون نے الٹا ان سے سوال کیا، مگر وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ منام سے شادی کیسے کر سکتے ہو تم مون؟ شیما بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، منام ان کے سامنے ہوتی تو وہ اس کو جان سے مار دیتی۔ جیسے کی جاتی ہے ماں، نکاح پڑھوا کے، میمون نے کندھے اچکا کر کہا تو شیما بیگم دانت پیس کر اسے دیکھنے لگیں۔ منام ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں کر سکتا میں۔
وہاں صاحب نے کہا تو شیما بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، مینام ابھی صرف 17 سال کی ہے اور ابھی اس کی پڑھائی بھی باقی ہے، تو صرف تمہاری خواہش پر اتنی جلدی ہم اس کی شادی تو نہیں کر سکتے نا۔ اب ان میں سے کوئی لڑکی پسند کرو تاکہ ہم جلد ہی اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جا سکیں۔ شیما بیگم نے جلدی سے کہا تھا، مبادا وہ سچ میں ہی مینام سے شادی نہ کر لے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔